हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के पटसारिया फ्रॉम बायोलॉजी सैपियंस। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है, जिसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हमको सेंट्रल डॉग्मा के बारे में डिस्कस करना था। जैसे कि हमने पिछले टर्म में देखा था कि किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में अटैच होकर के एक चेन फॉर्म कर रही थी और बेस पेयरिंग के द्वारा दोनों की आपस में अटैचमेंट हो रहा था। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ते हुए आज हम ये बताएंगे कि किस तरह से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से फिर आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यूटी करते हैं। आप लोग गौर से देखें, ध्यान से देखें कि इसमें किस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ता है। तो हम लोग सेंट्रल डॉग्मा को डिस्कस कर रहे हैं। इसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में, और इन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से रिप्लिकेशन के थ्रू डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन। इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। तो ये रिप्लिकेशन है जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक डीएनए एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और उसी से दूसरा डीएनए फॉर्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन। एंड व्हेन द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द आरएनए बाय द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पर डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट होता है जब हम कहते हैं कि ये डीएनए यानी कि जो जीन है, जीनोटाइप है, वो अपने एक्सप्रेशन को कैसे प्रमोट करता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है, वो होता है थ्रू द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसका जो प्रोसीजर है जिसमें आरएनए से, बेसिकली एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से और बाय द हेल्प ऑफ अनदर आरएनए जैसे टीआरएनए, आरआरएनए, उनके द्वारा आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसीजर हैं जो कि सेंट्रल डॉग्मा के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले 1958 में यह बताया कि जो डीएनए है उससे आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए से फिर से अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन। तो जो रिप्लिकेशन है या जो प्रोसीजर है जिसमें हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस बना रहे हैं, ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही परफॉर्म होता है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो नॉर्मली हम सेंट्रल डॉग्मा को फॉलो करने वाला प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं जो कि कुछ रेट्रोवायरसेस में हमें देखने को मिलते हैं। रेट्रोवायरस में क्या होता है कि ये प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जो डीएनए है उस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन और आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता, बल्कि उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, देन डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक जो एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बोल रहे हैं रेट्रोवायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस में क्या होता है, अगर हम देखें रेट्रोवायरसेस में क्या होता है कि डीएनए का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इस डीएनए का फॉर्मेशन होगा थ्रू द आरएनए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, देन फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन था तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां पर लगता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और यहां लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर इसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन आगे जाकर के फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो फिर उसको हम लोग
ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन आगे का प्रोसीजर है जिसमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये जो सेंट्रल डॉग्मा की जो प्रोसीजर है, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी वायरस का आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, यानी कि कुछ रेट्रोवायरसेस में ये होता है कि यहां पर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारी प्रोसीजर हैं, इन प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। तो ये सेंट्रल डॉग्मा का एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम इस तरह की बात करते। तो दिस प्रोसीजर इज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट, उनका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने सबसे पहले राउस सार्कोमा वायरस में इसकी डिस्कवरी की थी। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज आल्सो कॉल्ड एज द टेमिनिज्म। इसी को हम लोग बोलते हैं टेमिनिज्म। तो ये जो टेमिनिज्म है, इसमें आप देख रहे हैं कि सेंट्रल डॉग्मा फॉलो नहीं हो रहा। तो जो सेंट्रल डॉग्मा फॉलो नहीं हो रहा, तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो यहां जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा डीएनए डिपेंडेंट। अगर हम टेम्पलेट बेस्ड बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। यहां मैं एंजाइम्स लिख देता हूं। तो यहां पर एंजाइम्स अगर हम बात करें जो कि डिफरेंट प्रोसीजर में लग रहे हैं, उसमें फर्स्ट लग रहा है जो टेम्पलेट बेस्ड है, उसमें है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहां सिंथेसिस जो हो रही है वो आप देखें, यहां जो सिंथेसिस हो रही है वो डीएनए की ही हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बोला था ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसी को हम बोलते हैं, क्योंकि वो डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस इज कॉल्ड द आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया। थर्ड वन अगर हम देखें तो यहां जो प्रोसीजर है वो चेंज हो गया। यहां का जो प्रोसीजर है इस वाले में हमने देखा कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, दैट मींस यहां पर एंजाइम कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है डीएनए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां क्योंकि आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, दिस इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। यहां क्या बनने वाला है, डीएनए। तो दिस इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो सेंट्रल डॉग्मा का जो प्रोसीजर है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल डॉग्मा किस तरह से फॉलो हो रहा है, इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी आपके सामने हैं। उसमें से एक एक्सेप्शनल केस आपने देखा रेट्रोवायरस का। तो जो रेट्रोवायरस का केस है, इस रेट्रोवायरस के केस में ये जो सेंट्रल डॉग्मा का जो प्रोसीजर है, जो वन साइड प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, इसका जो फ्लो है वो डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ये आप देखिए इस रेट्रोवायरस वाले केस में, जहां पर एक्सेप्शनल केस है, वहां ये चेंज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा। तो ये जो प्रोसीजर है, इसमें हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें कि हम ये कहते हैं कि यहाँ सेंट्रल डॉग्मा डिस्टर्ब हुआ है, यानी सेंट्रल डॉग्मा का एक्सेप्शनल केस है। तो जो क्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा लागू होता है या हमेशा चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन तब मिलते हैं जब वो एक्सेप्शनल केस की बात करता है। तो हम वो जो एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं उसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको हम लोग बायोटेक में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज द सीडीएनए, जैसे हम लोग बोलते हैं सीडीएनए। तो सीडीएनए का फॉर्मेशन भी रेट्रोवायरसेस में होता है, जैसा हम बायोटेक में पढ़ेंगे। तो यहां क्या होता है, यहां भी आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और आप सभी को पता है कि जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था,
तो वहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर होगा। अब आप ये देखिए कि आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो यहाँ जो डीएनए बनेगा वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको बाद में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें हम सेंट्रल डॉगमा को डिस्क्राइब कर रहे थे, सेंट्रल डॉगमा का अपवाद हम बता रहे थे, वहां हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला एक प्रोसीजर आता है। तो हम एक्सेप्शन केस को एक बार हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बता देते हैं, जैसे एक केस मैंने आपको बताया रेट्रोवायरस का, तो फर्स्ट केस आप याद रखें जिसमें हम बोल रहे हैं रेट्रोवायरस, ये सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शनल केस है जिसको मैंने ऑलरेडी अभी डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव वायरस। तो प्रिमिटिव वायरस में अगर हम देखें तो वहां पर हम बता रहे थे कि राइबोजाइम से डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो आरएनए हैं दे आर कन्वर्टेड टू डायरेक्टली इनटू द प्रोटीन, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए ये भी एक सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शनल केस है। थर्ड अगर हम बात करें तो जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि सपोज दैट इस तरह का प्रायोन्स जो हमने पढ़े हैं, आपने प्रायोन्स पढ़े होंगे, तो वो जो प्रायोन्स हैं उनमें भी क्या होता है, आपने पढ़ा था कि उसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नहीं होता, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है या उनमें कहना चाहिए उनमें जो फंक्शनल मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्रोटीन फंक्शनल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो उस प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन ही कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने के बाद एक कन्फॉर्मेशनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, एक मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन से दिस इज द मॉडिफाइड प्रोटीन, तो वो मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन केस ऑफ द प्रायोन्स दिस इज नॉट फॉलो द रूल ऑफ द सेंट्रल डॉगमा। तो नेक्स्ट है फोर्थ। देखिए ये जो सेंट्रल डॉगमा का जो प्रोसीजर है जो क्रिक ने दिया था, एक्चुअली ये हम देखें तो प्रोकैरियोट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो प्रोकैरियोट्स के लिए जब एप्लीकेबल है तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जनरली डीएनए से आरएनए और आरएनए से आरएनए, मतलब आरएनए में भी अगर मैं बोलूं तो दिस इज फॉर्म द मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, है ना, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस इज द ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्रिक ने दिया था। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो यहां आपने देखा होगा हेट्रोजीनस आरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन आपस में मिक्स रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में भी डायरेक्ट सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं होता है। तो वहां पर एचएनआरएनए बनता है, फिर स्प्लाइसिंग होने के बाद हम देखते हैं कि दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए, ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में इनसाइड द राइबोसोम। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसमें हमने बताया कि डिफरेंट कंडीशन में सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता होंगे, यहां से आप देखेंगे, आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो why it is necessary to pack of the DNA material, genetic material? Why? Because this is the reason to the long chain of the polynucleotide chain, यानी कि डीएनए की जो इतनी लंबी चेन है जो करीब करीब आपने देखा 2.2 मीटर के आसपास हो सकता है, तो वो हम कहते हैं 5 माइक्रोन के न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होगा। जैसे आपने देखा है कि सिंपली हम ये बोलते हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन में भी हम देखते हैं करीब 6 मीटर के इंटेस्टाइन एक एब्डोमिनल कैविटी में सेट हो जाती है बाय द मैक्सिमम क्वाइलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इसी तरह से क्या होता है, सेम प्रोसीजर डीएनए की पैकेजिंग में भी हम लोग देखते हैं। डीएनए की पैकेजिंग में हम देखते हैं कि डीएनए जो कि 2.2 मीटर लेंथ का है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होता है। तो न्यूक्लियस में एडजस्ट करने के लिए उस डीएनए की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है, जब हम बोलते हैं
कि एक माइक्रोन मीटर का, मान लो कोई प्रोकैरियोट सेल्स है, ई कोलाई है, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे पैकेज होता है, तो दिस इज पैक्ड बाय द सुपर क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए की बहुत जबरदस्त क्वाइलिंग होती है और उस क्वाइलिंग के बाद वो डीएनए उस न्यूक्लियस के अंदर या उस सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स वहां हमने देखा कि वो जो डीएनए है, वो डीएनए और जो क्रोमोसोम है, जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम और डीएनए, वो एक जीनोफोर होता है, जीन का गुच्छा होता है। तो वो जो न्यूक्लियोइड है, उस न्यूक्लियोइड में उस डीएनए की एक सर्कुलर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखें तो उसमें वो जो डीएनए है वो कॉइल्ड स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो वहां क्या होता है, वहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, बल्कि जो डीएनए है, उस डीएनए में हम कहते हैं कि उस डीएनए के अंदर जो चार्ज पार्टिकल ने ये देखा है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसका जो डीएनए है उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, डीएनए में हमने देखा फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। तो वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं डीएनए के, दे आर अटैच विद द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन की पॉजिटिवली प्रोटीन है, उनके साथ वो डीएनए का नेगेटिवली पार्ट अटैच हो जाता है और दे आर असिस्ट टू कंबाइंड इन द वन पोजीशन। तो एक ही जगह पर रखने में वो उसको हेल्प करता है। सेम थिंग इज रिलेटेड टू द इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नामक बेसिक प्रोटीन नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए इंटरेक्ट करता है और ये जो एसिडिक नेचर है डीएनए का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है डीएनए का, दिस इज अटैच विद द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, उनके साथ अटैच हो जाता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, दिस इज अटैच विद द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन इज द बेसिक प्रोटीन। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता था जो आपको पता होगा, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, जिसको हम बोलते हैं लैब। लैब का मतलब हो गया लाइसिनिन एंड अर्जिनिन इज द बेसिक प्रोटीन। तो ये दोनों जो बेसिक प्रोटीन है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द 200 बेस पेयर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि दिस इज द 200 बेस पेयर डीएनए। यहां पर अगर हम डीएनए का देखें तो 200 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है? अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है न्यूक्लियोसोम की, जो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिया हुआ है, अगर आप न्यूक्लियोसोम में देखोगे तो न्यूक्लियोसोम में आता है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहां क्या होता है, दो तरह की हिस्टोन प्रोटीन देखने को हमें मिलती है। एक होती है जिसको हम H1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और चार इस तरह की होती है जिसको हम H2A, H2B, H3, H4, यानी टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन है जो कंपोजिशन होती है किसी पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। तो उस न्यूक्लियोसोम में पार्ट होता है H2A, H2B, H3 और H4। तो ये H2A, H2B, H3 और H4 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B की 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के 2 और H4 के 2। तो ये टोटल एक ऑक्टामर बन जाता है, क्योंकि हमें पता है जो 8 है उसको हम ऑक्टामर कहते हैं। तो जो H2A, H2B, H3, H4 है, ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो अगर हम देखें तो हिस्टोन प्रोटीन को, जो हिस्टोन ऑक्टामर है, जो कि एक रैपिंग रहती है, इस पर डीएनए की एक रैपिंग रहती है, डीएनए इस पर रैप करता है, ऐसे 4 यूनिट होती हैं और उन 4 यूनिट पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन की, जैसे ये 4 हैं और इसके पीछे 4 हैं, टोटल 8 हो गए, ऑक्टामर है, उसके ऊपर डीएनए की रैपिंग रहती है, कॉइलिंग रहती है, वो करीब 1.65 इतनी कॉइलिंग रहती है। अगर हम देखें तो उसमें 1:3/4 की कॉइलिंग रहती है। तो इतनी कॉइलिंग डीएनए उस पर ऑक्टामर पर कॉइलिंग करता है। तो बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, जो उसको रैप कर रहे हैं इसके सराउंडिंग,
उसमें हम कहते हैं कि 200 बेस पेयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअली, ये हिस्टोन ऑक्टामर प्लस वो जो कि ये किसी दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए का पार्ट है, जिसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं या स्पेसर डीएनए कहते हैं, इसको हम लोग स्पेसर डीएनए भी कहते हैं, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का वो पार्ट जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द लिंकर। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द लिंकर, दिस इज द लिंकर डीएनए एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पेसर डीएनए। तो ये जो स्पेसर डीएनए है और जो न्यूक्लियोसोम है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर है, ये टोटल मिलकर के 200 बेस पेयर फॉर्म करते हैं। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो 146, अगर हम इसमें देखें तो हिस्टोन ऑक्टामर को जो रैप कर रहा है वो 146 है, 146 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और बाकी के हम देखें तो यहाँ 54 बेस पेयर जो है वो किसके रहते हैं, लिकर के। अगर आप इनको जोड़ोगे तो टोटल 200 बेस पेयर आते हैं। तो ये जो 200 बेस पेयर आते हैं, इसमें 146 बेस पेयर होते हैं आपके हिस्टोन ऑक्टामर को रैप करने वाले डीएनए के, और 54 बेस पेयर होते हैं जो लिकर या स्पेसर डीएनए का है। इस तरह से हम बोलते हैं टोटल 200 बेस पेयर जो किसी न्यूक्लियोसोम को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी रैपिंग कर रहे हैं, 1.65 की उसके सराउंडिंग कॉइलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए एक जगह पूरा कंबाइंड हो जाता है, पैक हो जाता है। तो ये अगर मैं हम देखें कि जब किसी डीएनए को, ये हमने देखा है कि डीएनए को इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स के साथ अटैच रहता है, डीएनए उसकी सराउंडिंग उसकी रैपिंग करने के बाद, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सीन एज ए बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा दिखता है जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग है ना, किसी धागे पर कुछ कणिका या मणिका समान रचना है ना, तो इनको हम बोलते हैं मलका के समान रचनाएं हैं। अगर हम इनको देखें तो ये क्या होता है, एक मोती के समान स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे किसी धागे में मोती को पिरोया गया है। तो इसी तरह से बीट्स ऑन स्ट्रिंग हमको दिखाई देता है एंड दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, जो जिस तरह से रैपिंग की हुई है, डीएनए जुड़ा हुआ है, स्पेसर डीएनए है, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये डीएनए को एक जगह कंपाइल करने के काम आता है, उसकी कॉइलिंग करने के काम आता है, पैकेजिंग करने में काम आता है। तो ये जो पैकेजिंग है उसकी वजह से इतना लंबा जो डीएनए है वो एक जगह रह पाता है। तो ये हो गया जिसको हम बोल रहे थे। अब ये है लिंकर डीएनए जो मैंने आपको बताया। तो लिंकर डीएनए है, न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की पूरी पैकेजिंग होती है। इसी पैकेजिंग को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम था वो क्या था, सुपर कॉइलिंग की फर्स्ट स्टेप थी। लेकिन और ज्यादा जब कॉइलिंग होती है, जब कॉइलिंग होती चली जाती है, तो हम देखते हैं कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग जब पैक्ड होता है तो इंटरफेस में दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉइल्ड कंडेंसेशन एट मेटाफेज, दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो जो मेटाफेज पर जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो हाईली कॉइल्ड स्टेज में है, तो यहाँ कॉइलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि वो जो कॉइलिंग हो रही है उससे क्या होता है कि जब डीएनए की रैपिंग होती है और कॉइलिंग होती है, और वो जो न्यूक्लियोसोम का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से लगता है जैसे कोई सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस सॉलिनॉइड में आपने देखा होगा फिजिक्स में एक सॉलिनॉइड होती है, वो ऐसे ही होती है ऐसा जैसे स्प्रिंग। तो अगर हम सॉलिनॉइड में देखें तो इस तरह से हाईली कॉइलिंग होती है और उसमें न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं इस कॉइलिंग का, इस सॉलिनॉइड का वो जो डायमीटर है वो करीब 30 नैनोमीटर होता है। तो इसका जो डायमीटर है वो 30 नैनोमीटर है, और इस 30 नैनो डायमीटर के अंदर अगर हम न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है जैसे बेंजीन रिंग। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो इस तरह से हम कहते हैं उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो एक टर्न में उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और उसमें जो रैपिंग होती है डीएनए की वो कुछ इस तरह से रैपिंग होती चली जाती है। तो ये डीएनए की रैपिंग है जो उसमें रहती है, और ये आपके 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं इन सॉलिनॉइड के 1 रिंग में। तो एक रिंग में आपको 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं। अब वो जो न्यूक्लियोसोम है और जो आपका साइड से जो H1 प्रोटीन लगा था, हिस्टोन प्रोटीन 1 था, वो मिलकर के क्रोमेटासोम बनाते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कॉइलिंग स्टेज दिख रही है। इसके अलावा ये जो आपकी कॉइलिंग बनती है इसमें एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पार्टिसिपेशन होता है,
जो कि हिस्टोन प्रोटीन से अलग है, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो ये जो NHP है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द स्कैफोल्ड। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब की गई है, दिस इज द स्कैफोल्ड। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस स्कैफोल्ड से ये टच करते हैं, जो कॉइलिंग है वो इस पर टच करती है कंप्लीटली। तो ये ऐसे, इससे क्या होता है कि स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्कैफोल्ड? स्कैफोल्ड का मतलब होता है मचान। जैसे कि आपने देखा है किसी मचान पर बैठ करके जब हम देखते हैं, तो उसी तरह से ये होता है स्कैफोल्ड। तो इसमें स्कैफोल्ड पर डीएनए की हाईली कॉइल्ड स्टेट रहती है। तो इतना ज्यादा जब डीएनए फोल्ड होता है तब जाकर के डीएनए की पैकेजिंग कंप्लीट होती है। तो हम कहते हैं कि डीएनए की जो पैकेजिंग है उसमें हमको बीट्स ऑन स्ट्रिंग, क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम्स, इस तरह से हमको ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम 2 चीज और बताने वाले हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब यूक्रोमेटिन में नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं, जो क्रोमेटिन है उसमें एक आता है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में? यूक्रोमेटिन अगर हम देखें तो यहाँ जो डीएनए है, यहाँ जो डीएनए की पैकेजिंग है वो लूजली पैक्ड है। तो यहाँ जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड है, यहाँ पर डीएनए लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। अगर हम यहां देखें हेट्रोक्रोमेटिन वाले स्ट्रक्चर पर, तो यहां पर टाइटली पैक्ड है। यहां पर हम देखें तो जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग टाइटली पैक्ड है, तो लूजली पैक्ड है और यहां पर टाइटली पैक्ड है हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में। अगर इस वाले रीजन में हम देखें यूक्रोमेटिन में, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये लाइट स्टेनिंग लेते हैं। लूजली पैक्ड है, लाइट स्टेनिंग लेते हैं, लाइट स्टेनिंग लेते हैं। अगर हम इसको देखें टाइटली पैक्ड है तो ये डार्क स्टेनिंग लेते हैं। ये जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो हमको डार्क स्टेनिंग मिलती है, तो ये डार्क स्टेनिंग लेते हैं। तो ये लाइट स्टेन लेते हैं, ये डार्क स्टेन लेते हैं। अगर हम इस रीजन में देखें जो यूक्रोमेटिन है, तो यहां पर हम कहते हैं, हम लोग देख रहे थे कि लाइटली स्टेन लिए हुए, डार्क स्टेन लिए हुए। यहां पर हम कहते हैं कि ग्वाइनिन और साइटोसिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहाँ ये न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें बेस ज्यादा आते हैं। यहां अगर हम देखें तो एडेनिन और थाइमिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसको हम देखें तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं ये रीजन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन हैं वो इनएक्टिव होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में। तो आप ऐसे याद रखें, जैसे यूक्रोमेटिन इस तरह का है, जैसे मान लो कि बच्चे बैठे हैं और वो क्या है, अलग अलग बैठे हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा, लूजली पैक्ड है, और जब वो अलग अलग बैठे होंगे, दूर दूर बैठे होंगे, तो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। जब अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। अगर आप किसी क्लास में बच्चों को एकदम पैक करके बैठा दो तो पता चला वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहे, तो जब वो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहे, वो एक्टिव ही नहीं है, अपने काम को नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हेट्रोक्रोमेटिन है। और जब बहुत ज्यादा पैक्ड कर दिया तो उनका जो हेड है वो इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि वो बहुत डार्क स्टेन लिए हुए, बहुत ज्यादा पास में पैक्ड होंगे, तो स्टेनिंग कैसी आएगी, डार्क। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यूक्रोमेटिन में जब हम कह रहे हैं कि लूजली पैक्ड है तो स्टेनिंग लाइट आती है और उस केस में वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। यहां हम कहें हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में तो हम कहें कि वो टाइटली पैक्ड है, तो डार्क स्टेनिंग लिए हुए हैं, एटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वहां पर, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। अगर हम क्रोमोसोम्स पर इसकी पोजीशन को देखें तो हम बोलते हैं जो टीलोमियर वाला रीजन है और जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है, यहां पर हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होता है। तो मैं यहां इस तरह से बता देता हूं कि मान लो ये क्रोमोसोम्स हैं और इस क्रोमोसोम्स पर ये अगर रीजन देखें सेंट्रोमियर वाला और ये रीजन देखें जो टर्मिनल पोर्शन है जिनको हम टीलोमियर कहते हैं, तो यहां पर आपको डार्क स्टेनिंग मिलेगी, यानी यहां पर आपको मिलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन और फिर यहां आपको मिलेगा लाइट। लेकिन फिर यहां जाओगे तो फिर डार्क मिलेगा, फिर यहां देखोगे लाइट, यहां भी लाइट, इस टीलोमियर पे फिर डार्क,
तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो पोर्शन है इनको हम बोलते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर पर और सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पर, इस सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पर हमको हेटेरोक्रोमेटिन मिलते हैं और बाकी जगह हमको यूक्रोमेटिन मिलते हैं। तो यहां तक का अभी आपको टॉपिक ये तैयार रखना है, ये पढ़ना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको फिर आगे आना पड़ेगा, उसको हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो वहां हम क्या कंप्लीट करेंगे उसको हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर अब आपको आगे का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बायोलॉजी सैपियंस, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी पहुंच जाएगा और आप उसको कंप्लीटली तरीके से देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।